नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप लोग का प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि सर, ये जो प्रमुख शिक्षा आयोग है वैसे तो हमारे टॉपिक में लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे तो आपका जो सामान्य ज्ञान का जो विषय है उसमें आप लोगों का जो छठवां जो टॉपिक आता है उसमें खेल शिक्षा, योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बारे में दिया है। और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों का एक जो टॉपिक आता है वो भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीति के बारे में समीक्षा जो दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को सरल तरीके से मैं ये जी शिक्षा आयोग के बारे में बताऊँ ना, तो समय समय पर देखो शिक्षा में सुधार के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए अनेक जो कमीशन है वो बने हैं, अर्थात अनेक प्रकार की जो आयोग है ना उसका गठन किया गया है। और ऐसे आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य है कि समय के साथ शिक्षा में परिवर्तन लाना और अच्छे तकनीकी के माध्यम से, अच्छे नीति के माध्यम से और उन्नत शिक्षा प्रदान करना, ये प्रमुख जो कमीशन रहे, जो समितियां रहना, उसका उद्देश्य रहे। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा मुदालियर कमीशन 1952 के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग 1964 और 66 जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को जैसे ही 17वां क्लास लाऊंगा ना, उसमें मैं आप लोगों को ना NEP 2020 के बारे में बताऊंगा। NEP कहने का मतलब यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और आप लोगों का जो सामान्य ज्ञान है जिसमें आप लोग का छठवां जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसको क्या करूँगा, मैं आप लोग को ना कट में अलग 2-3 क्लास में हिस्से में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग का ना विस्तार पूर्वक मैं बता सकूँ और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास क्रमांक जो 16 है और क्लास क्रमांक जो 17 है, ठीक है, उसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से हर साल प्रश्न पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। और आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को ना प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, अलग अलग कमीशन आए हैं तो उसने क्या किया, उनका क्या उद्देश्य है, क्या नया नया परिवर्तन आया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये रहता है कि आप टीचर होने के नाते कितना अवेयर हो, ये पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी ये क्लास को स्किप नहीं करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, लास्ट तक की देखिएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करूँगा, आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा थोड़ा सा और आपको समझाऊँगा जितना हो सके मेरे तरफ से, अर्थात तो मैं जितना समझाऊँ उतना आप लोगों को समझाऊँगा। और उसके बाद फिर 4-5 जितने भी हम लोग जो MCQ क्लास है ना वो भी करेंगे, मतलब MCQ का जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी बढ़िया तरीका से बन सके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें जितने भी थ्योरी रहेगा ना उन सारे थ्योरी को आप लोगों को विस्तार पूर्वक और ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और जितने भी मैंने आप लोगों को जो परफेक्ट डाटा बताऊंगा ना, मतलब फैक्चुअल जो डाटा बताऊंगा ना, उसे आप लोग अपना पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले ना थोड़े से पढ़ करके उसको चले जाइए क्योंकि ऐसे फैक्चुअल जो प्रश्न रहेंगे ना वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग ना मुदालियर कमीशन 1952 के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो कोठारी आयोग है 1964-66 ना उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ना मुदालियर कमीशन 1952 के बारे में थोड़े से जान लेते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग, किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना, उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। किनके नाम पर, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ना ये जो मुदालियर कमीशन है ना उसको कहा गया, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार पहली से 5वीं की शिक्षा प्राइमरी शिक्षा तथा उसके बाद की जो शिक्षा होगी ना वो सेकेंडरी शिक्षा 2 भाग में होनी चाहिए, ये सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य, मतलब ये जान लो कि ये जो आप लोग का मुदालियर कमीशन जो है ना, जिसका प्रमुख लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से ये कमीशन रखा गया, ठीक है। इसकी स्थापना का अर्थात इसका जो गठन है, ये जो कमीशन आया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। पाठचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना था। दूसरा, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर में शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय अनिवार्य रहे, जैसे
गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। तीसरा क्या क्या है पढ़ो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। चौथा, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए। ठीक है, तो ये जो 4 प्रमुख उद्देश्य था ना, जो मुदालियर कमीशन 1952 में आया था, तो इतनी बातें आप लोगों को उसके उद्देश्य के बारे में याद रखना है। और ख़ास तौर से आप लोगों को ये याद रखना है कि जो मुदालियर कमीशन आया वो किसके नाम से आया, कौन इसका प्रमुख अध्यक्ष था। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था ना, वो उसका जो अध्यक्ष था। ये बात आप लोग को याद रखना। और कब आया, तो 1952 में आया। स्पेसिफिक डेट पूछा जाएगा तो 23 सितंबर 1952 में आया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये प्रमुख किसके लिए था, तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए था। ये बात आप लोगों को याद रखना है फर्स्ट में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग ना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग 1900 जो 64-66 है ना, उसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का जो मुदालियर कमीशन पढ़े थे ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग 1964 है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर D.S. कोठारी थे। और अगर मैं आप लोगों को ये जो प्रोफेसर D.S. कोठारी का पूरा नाम बताऊं ना, तो ये जो प्रोफेसर D.S. कोठारी, उसका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हो सकता है आप लोग को फुल नाम देकर के पूछ दे। ठीक है, प्रोफेसर D.S. कोठारी मतलब दौलत सिंह कोठारी का। ठीक है, उनके नाम पर इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता था। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है ना, वो 14 जुलाई 1964 को प्रस्तावित किया गया। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग जो है ना, उसका जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर D.S. कोठारी है। D.S. कोठारी मतलब दौलत सिंह कोठारी है। इसका जो नाम है वो आप लोगों को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग कब आया है। ये स्पेसिफिक डेट आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए इसके बाद ना इस आयोग का जो उद्देश्य है ना, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला को पढ़िए, देश की परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। पहला ये हो गया। दूसरा को पढ़िए, शिक्षा में राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करना, मतलब सरकार द्वारा जो भी लक्ष्य रखा गया होगा ना, उसको प्राप्त करना। ये जो आयोग है उसका उद्देश्य था। तीसरा को पढ़िए, शिक्षा की संरचना एवं स्तर प्रस्तुत करना, जैसे 1 से 3 तक पूर्व विद्यालय शिक्षा, 4 से 5 निम्न प्राथमिक शिक्षा। चौथा, अध्यापन शिक्षा पर बल दिया गया। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 था ना, उसके बारे में आप लोगों को एक बात और बताऊँ ना, तो आप लोगों ने ये शिक्षा पद्धति सुना होगा, 10+2+3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने सुना होगा। ये इन्हीं की देन है। और 10+2+3 का मतलब ये है कि जो स्कूली शिक्षा है वो 10वीं तक की होता है। उसके अलावा जो उच्चतर जो माध्यमिक शिक्षा में जो पढ़ाई करता है, मतलब 11वीं 12वीं, वो कहलाता है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन होता है ना, वो आप लोग का 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है वो कहलाता है। मतलब विश्वविद्यालय डिग्री वाला जो संचालन है ना, वो 3 वर्ष ये कहलाता है। जो 10+2+3 का जो प्रणाली का जो देन है ना, वो कोठारी आयोग है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दोनों एक ही है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को ये बताऊं ना कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में आप लोगों ने एक बात और सुना होगा, अनेक प्रश्न में सॉल्व भी किया होगा आप लोगों ने, त्रिभाषा सूत्र के बारे में। मतलब ये है कि अभी का जो हमारा शिक्षा पद्धति आप लोगों ने देखा होगा, त्रिभाषा सूत्र में पढ़ाया जाता है। मतलब ये है कि एक जो भाषा है वो आप लोगों का मातृभाषा होता है, मतलब मदर टंग होता है। दूसरा जो भाषा होता है वो आप लोग का क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का हिंदी हो सकता है राष्ट्रीय भाषा। और तीसरा एक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसे इंग्लिश कहते हैं। तो 3 भाषा सूत्र का जो प्रतिपादन है ना, वो आप लोग का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दिया, अर्थात कोठारी आयोग ने दिया है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। और 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जी आप लोग का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है ना, उन्होंने दिया है। ये दोनों बात आप लोगों को याद रखना है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं ध्यानपूर्वक। चलिए इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। सबसे पहला, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला राष्ट्रीय आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। नेक्स्ट क्या कहे देखो, शैक्षिक अवसर की समानता, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय संबंधित अनेक कार्यक्रम की सिफारिशें की गई। आयोग ने 29 जून 1966 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो 29 जून 1966 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जो कोठारी आयोग है उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है 29 जून 1966 को क्या किया, प्रस्तुत किया। ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ना एक
एक शब्द में ये जितने भी हम लोग आयोग पढ़ेंगे ना, उसको एक शब्द में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये जो आयोग है जितने भी हमारे भारत में अलग अलग आए, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, चाहे वो NEP 2020 का जो नीति है वो आया है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना उसके बारे में हो, तो इन सभी का जो एकमात्र उद्देश्य है वो भारत में शिक्षा के क्षेत्र को अध्ययन करना और किस प्रकार से उसके विकास के लिए और उसको प्रगति के लिए उसमें नीतियां बनाना और आगे किस प्रकार से उसका विकास किया जा सकता है, मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जो शिक्षा में है ना सुधार लाया जा सकता है और अनेक प्रकार की नीतियां बना करके सरकार के सामने पेश करना, उनकी सिफारिश करना, ये जो आयोग है ना प्रमुख अलग अलग उनका उद्देश्य रहा है। ठीक है, और आधुनिक तकनीकी से किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जा सकता है और जो शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य रहा है इन सभी आयोगों का, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला हम लोग ना इसका क्वेश्चन जो है ना उसको कर लेते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से क्लियर हो पाए। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त किया कि अंततः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हम अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और इसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। तो किसने कहा, कौन सा जो आयोग है उसने कहा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964-66, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ऑप्शन सी राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए, आप सबसे पहला गेस कीजिए एटलीस्ट क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग करेक्ट हो जाएगा 1966 वाला। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को ये याद रखना है कि जो कोठारी आयोग है ना उन्होंने सिफारिश किया था कि अगले 15 वर्ष तक की जो कृषि में खाद्यान्न का जो उत्पादन है ना उसमें कम से कम 2 गुना करने का उन्होंने पर्याप्त लक्ष्य रखा था। ठीक है, ताकि उसमें पर्याप्त वृद्धि हो सके, और इसका जो लक्ष्य है वो कौन रखा था, तो कोठारी आयोग ने रखा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने बोला था 1966-66 वाला। और ये जो कोठारी आयोग है उसका अध्यक्ष के बारे में आप लोगों को बताया था। तो कोठारी आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर DS कोठारी है, मतलब दौलत सिंह कोठारी है। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए कहा था। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो मुदालियर आयोग, ठीक है, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं 1952-53 वाला। और ये बताओ आप लोग मुदालियर शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो मुदालियर शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को ये जो ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 के बारे में बताऊं ना, तो ये जो राधाकृष्णन जो आयोग था ना उसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था ना वो इसका अध्यक्ष था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो विश्वविद्यालय है ना उसका मुख्य उद्देश्य के बारे में आप लोग को बताओ ना, तो आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और देश की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सुधार और विस्तार करने का सुझाव देना। ये जो राधाकृष्णन आयोग था ना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 के बारे में आप लोगों से बात करूँ ना, तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार का ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था ना वो उसका निकाय था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या किया था, तो एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था। ये बात आप लोगों को याद रखना है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप लोगों का बताने का मेरा वजह क्या था कि आप लोगों को एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी प्रकार से इसका आंसर बन सकते हैं, मतलब जितने भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकता हूँ सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य, केवल एक प्रश्न का एक आंसर देके चले जाऊं ये मेरा उद्देश्य नहीं। अगर आप लोग पढ़ने आए हो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, इसलिए मैं सारा चीज़ आप लोगों को बता देता हूं इस प्रश्नों में ही। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में, सारे ऑप्शनों के बारे में। चलिए तो अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्नों को करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी CERT, ऑप्शन सी डाइट या ऑप्शन डी CBSE। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, कम से कम खुद से गैस कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी SCERT करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय पूछा है, तो उत्तरदायी जो निकाय होगा वो SCERT करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2 को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ना, तो प्रश्न क्रमांक 2 है जो कहता है कि राज्य स्तर पर स्कूल की जो शिक्षा का निर्धारण है ना, मतलब स्कूल में ना कौन सी पुस्तक में क्या होना चाहिए, क्या अध्याय होना चाहिए, कौन सी कक्षा में क्या पढ़ना चाहिए, इसका जो निर्धारण है ना वो SCERT ही करता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि हर साल अनेक जो शिक्षक होते हैं उसे ट्रेनिंग में जाना पड़ता है अनेक प्रकार से, है ना। तो ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? तो SCERT ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि जो एक शिक्षक है वो ट्रेनिंग के माध्यम से और अच्छी तरह से जो बालक है उसको पढ़ा सके। तो ये सारा चीज़ के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो SCERT होता है। अब ये SCERT क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो। सबसे पहला SCERT के फुल फॉर्म जान लो। SCERT का जो फुल फॉर्म है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। क्या है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये बात आप लोगों को इसके फुल फॉर्म के बारे में याद रखना है। और सरल तरीके से और आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ ना, तो SCERT का जो काम है वो राज्य स्तर पर पहली से लेकर की 12वीं तक की जो कक्षा होती है राज्य स्तर पर ना, उसमें कौन से पुस्तक पर कौन से विषय पर क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसके लिए वो रिसर्च करता है, और ये निर्धारण SCERT करता है राज्य स्तर पर। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और शिक्षकों का जो ट्रेनिंग देने का जो काम है वो ये SCERT ही करता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, इतनी सी बात आप लोग को, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो NCERT है इसके बारे में जान लो। जो NCERT है वो सेंट्रल लेवल पर, मतलब देश भर में जो पुस्तकें हैं पहली से लेकर की 12वीं तक की, ठीक है, उस पुस्तक का जो निर्धारण है वो कौन करता है? वो आप लोग का NCERT करता है। मतलब पूरे देश में जो पुस्तकों का जो निर्धारण है ना, कौन से पार्ट में क्या होना चाहिए, वो NCERT करता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अनेक लोग जो कॉम्पिटिटर है वो कहते हैं कि आप लोगों को NCERT का बुक पढ़ना चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल का जो बुक है उसे पढ़ना चाहिए, ये कहा होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और NCERT का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग को हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा मैं आप लोगों को डाइट के बारे में बता दूं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो डाइट क्या होता है? अगर आप लोग का जैसे देखो प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम का भी पेपर दिला रहे हो, जैसे ही पेपर दिलाओगे उसके बाद आप लोग काउंसलिंग कराओगे, और काउंसलिंग में ना जब आप लोग का नाम आ जाएगा ना, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें आप लोग को डाइट कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना हम लोग का 18 टोटल जो छत्तीसगढ़ में है उसमें, तो उसमें से 16 आप लोग का डाइट नजर आएगा। डाइट कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ना वो डाइट का फुल फॉर्म है। और डाइट में आप लोगों का जब एडमिशन हो जाएगा ना, तो वहाँ आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब एक टीचर को जो बनने के लिए ना वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। 2 साल का BEd या DLED का जो कार्यक्रम है ना वो कराया जाता है, उसे डाइट कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और डाइट में सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। डाइट में ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो ऑप्शन डी CBSE ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो आप लोग को पता होगा CBSE भी आप लोग का 10th और 12th का जो एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पे वो कराता है। तो एग्जाम कंडक्ट कराने का जो काम करता है वो CBSE करता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। पूरा बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को सेम टू सेम प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि NCERT का क्या काम है, तो आप लोग ये सारा चीज़ जान रहोगे तो बता पाओगे ना। पूछ दिया जाएगा आप लोग से ये डाइट है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, तो अगर आप लोगों ने ऐसा पढ़े रहोगे तो अब आप लोग बता पाओगे ना। उसके अलावा NCERT क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो आप बता पाओगे ना, मैं पूरा आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। एक प्रश्न को आप लोगों को नहीं करना है, रट्टू तोता आप लोगों को नहीं बनना है। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब यही रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा ना विस्तार पूर्वक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षा आयोग को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरा कोठारी आयोग और चौथा प्रो यशपाल समिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आप लोगों ने पता होगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया। उसके अलावा मैंने बताया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। कोठारी आयोग के बारे में भी मैंने आप लोग को सन वाइज बताया था, तो याद होगा तो बताइए। सन वाइज आप लोगों को जमाते हुए चलना है, ठीक है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 1, 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला इसको ना कालक्रम के अनुसार हम लोग व्यवस्थित करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो दूसरा दिया है ना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था? तो 1948 में आया था। कब आया था? तो 1948 में आया था। ये आप लोगों को सबसे पहला याद रखना है। उसके अलावा दूसरा आप लोग का हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि वो आप लोग का 1964-66 में आया था। कब आया था? तो 1964 में आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा तीसरा अगर देखो ना तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग का तीसरा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना वो आप लोग का 1968 में आया था। कब आया था? तो 1968 में आया था। ये बात आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा चौथा जो आएगा ना वो आप लोग का प्रोफेसर यशपाल समिति आ जाएगा। तो ये जो प्रोफेसर यशपाल जो समिति है ना वो आप लोग का 2009 में आया था। कब आया था? तो 2009 में आया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, 2009 वाली बात, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए सन को याद रखना बहुत ही जरूरी, इसलिए मैं फर्स्ट में बोल रहा था कि इसके सन को आप लोगों को याद रखना है, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हो, चाहे वो कोठारी आयोग के बारे में हो, चाहे वो विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सभी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, ऑप्शन बी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से या ऑप्शन डी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो है क्या। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्राथमिक जो शिक्षा है ना उसको बेहतर बनाने के लिए 1987 में एक योजना लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके, ठीक है। और ये जो योजना था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राथमिक विद्यालय में ना जो मुख्य आवश्यकताओं की चीज़ है, मतलब प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ आवश्यकता है, मतलब उस शिक्षा में, उस विद्यालय में उस चीज़ों को वहाँ उपलब्ध कराना जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ना उसका मकसद था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वो लाया गया था, ठीक है। तो कब लाया गया था? तो 1987 में लाया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो सुविधा है ना वो लाया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948-49, ऑप्शन बी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ऑप्शन सी डॉक्टर डी एस कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 या ऑप्शन डी प्रोफेसर यशपाल समिति 1993। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 5 को अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि किसने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का जो सुझाव दिया वो आप लोग का मुदालियर कमीशन हो जाएगा, मतलब मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग हो जाएगा 1952-53 वाला। मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था इसके बारे में कि मुदालियर जो कमीशन है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। और इसमें सेम टू सेम प्रश्न में भी कहा गया माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव भी दिया था वो मुदालियर कमीशन ने ही दिया था, ठीक है। क्योंकि इसी के लिए तो उसका स्थापना हुआ था ना, इसी के लिए तो उसका जो आयोग है उसका गठन हुआ था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके अध्यक्ष के बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो इसके जो अध्यक्ष वो लक्ष्मण स्वामी
मुदालियर था, ये बात आप लोगों को याद है ना। तो 1952-53 में इसका गठन भी हुआ था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए समाज का सुधार, ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासित बनाना, ऑप्शन सी छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना, या ऑप्शन डी छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी छात्रों के अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों की अंतर्निहित क्षमता, मतलब छात्रों के अंदर ना जो उसकी प्रतिभा है, जो उसका कौशल है, उसको बाहर निकालना ही तो जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ना, और इसकी शक्तियों का विकास करना ताकि वो देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए कार्य कर सके। तो ये जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों की अंतर्निहित क्षमता और शक्ति का विकास करना ही प्रमुख उद्देश्य है, ये जो शिक्षा का है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964-66, ऑप्शन बी मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, या ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस आयोग ने कहा है, मतलब किस आयोग ने सिफारिश किया, इसके बारे में आप लोग को बताना था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा के अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। ये जो सिफारिश किया था ना वो आप लोग का मुदालियार आयोग 1952-53 है, उन्होंने इसका सिफारिश किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुदालियार आयोग जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए 18 से 30 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता, ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता, या ऑप्शन सी 16 से 40 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता, या ऑप्शन डी 15 से 40 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो उद्देश्य है ना वो ऑप्शन नंबर बी 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी जो निरक्षर व्यक्ति है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उसको कार्यात्मक मतलब साक्षरता मतलब जो शिक्षा है वो प्रदान करना, ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी शिक्षा का समान अवसर, ऑप्शन सी भाषाओं का विकास, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, ये भी हो जाएगा। उसके अलावा शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, ये भी हो जाएगा। उसके अलावा भाषाओं का विकास करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को
ध्यानपूर्वक पढ़िए। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादक किस शिक्षा नीति द्वारा किया गया? मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था किसने किया है। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कोठारी कमीशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादक किस शिक्षा नीति द्वारा किया गया था, तो वो कोठारी कमीशन द्वारा किया गया था। और कोठारी कमीशन को क्या कहा था मैंने आप लोग को बताया था, तो कोठारी कमीशन को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था अपने जो थ्योरी है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में भी बताया था। त्रिभाषा सूत्र कहने का मतलब ये है कि एक आप लोग का जो मदर टंग है मतलब मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, उसके अलावा दूसरा क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा जो, या फिर ये जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें आप लोगों को शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा एक जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसमें शिक्षा दिया जाएगा। फर्स्ट में मदर टंग कहने का मतलब ये है कि आप लोग का जो मातृभाषा होगा, जो आप लोग का घर में भाषा बोला जाता है वो आप लोगों का मदर टंग होता है, तो उसमें एक शिक्षा दिया जाता है प्राथमिक तौर पर। दूसरा कहने का मतलब आप लोग का क्षेत्रीय भाषा, जो आप लोग का क्षेत्र में जो भाषा चल रहा होगा वो, या तो आप लोग का जो राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है वो, तो दोनों में से आप लोगों को एक पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा एक आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब जो इंग्लिश है उसे पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो त्रिभाषा सूत्र है ना उसका प्रतिपादन किया था कोठारी कमीशन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग है ना 1964-66, तो उन्होंने सिफारिश किया था। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विचार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन बी NCERT द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो विचार था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का जो विचार है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आया था ना उसके द्वारा जो विचार है वो दिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड जो योजना है उसके बारे में बताया था। तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक स्कूल में अर्थात प्राथमिक शिक्षा के स्तर में जो विभिन्न बुनियादी जो चीज़ है, बुनियादी जो वस्तुओं की जो कमी है ना उसको पूर्ति करना, ताकि विभिन्न सुविधाओं के साथ जो बच्चे हैं ना वो अच्छी प्रकार से पढ़ सके और जो शिक्षा का जो स्तर है ना उसमें सुधार लाया जा सके। इसलिए ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का जो योजना है वो लाया गया था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं ना उसकी कमियाँ ना हो। ठीक है, जो प्रमुख जो स्कूल में कोई चीज़ों की कमी होती है ना वो कमी को दूर करने के लिए ये जो योजना है लाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड में आवश्यक माना गया ऑप्शन ए अच्छा विद्यालय भवन, ऑप्शन बी न्यूनतम आवश्यक साधन, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड, या ऑप्शन डी संगीत का साज यंत्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आवश्यक साधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 11 में बताया ना ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड क्या है। तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड ना विभिन्न प्रकार की सुविधा प्राथमिक स्कूल में प्रदान करना, इसके लिए ये जो योजना है लाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि बुनियादी शिक्षा को ना और बेहतर किया जाए और विकसित किया जाए, ताकि बुनियादी जो वस्तुएं हैं ना उसकी कमी से किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए वंचित ना हो पाए। तो इसलिए ये योजना लाया गया था। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही केवल पढ़ना था। ठीक है, और आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और आप लोगों को ये क्लास मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास क्रमांक जैसे ही 17 लेकर आऊँगा ना उसमें आप लोगों को मैं ना 2020 NEP के बारे में पढ़ाऊँगा। किसका? तो NEP 2020 के बारे में पढ़ाऊँगा। वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हो सके ना तो कल सुबह 7 बजे उसका क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़ लीजिए, और उसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक उसको भी पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग का किसी प्रकार की सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसका सवाल का जवाब बिल्कुल मैं देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को।